हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज है संडे, तो आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। यहां पर हम 10 से लेकर 16 नवंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड तक बने रहिए। चलेंगे आज के वीकली करंट अफेयर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कॉप 30 समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? कॉप 30 जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक समिट है, हर साल आयोजित की जाती है। सबसे बड़ी वैश्विक समिट है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। कॉप 30 समिट 2025 में आयोजित की जा रही है ब्राजील के बेलम शहर में। सबसे पहली बार कॉप की पहली बैठक का आयोजन 1995 में किया गया था जर्मनी के बर्लिन में, और लास्ट ईयर 2024 में यह 29वीं बैठक थी कॉप की, जो कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई थी। और अब कॉप 30 समिट का आयोजन किया जा रहा है ब्राजील के बेलम शहर में। यह आयोजन 10 नवंबर से शुरू हुआ है, 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील के बेलम शहर में। कॉप की बात करें, इस समिट की बात करें, तो इसे ही यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है वो इस समिट में पार्टिसिपेट करती है और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिसीज पर चर्चा करना कॉप की बैठक का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन 2025 में कहां पर? ब्राजील के बेलम शहर में। 10 से लेकर 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका आयोजन करवाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक अलग बॉडी है। कॉप की फर्स्ट समिट जर्मनी के बर्लिन में 1995 में, और लास्ट समिट कॉप 29 अजरबैजान के बाकू में 2024 में आयोजित की गई थी। आगे चलिए, भारत की कौन सी सिटी एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में शीर्ष स्थान पर रही है? तो इंडिया की ऐसी सिटी जो कि एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में शीर्ष स्थान पर रही, यह सिटी हो जाएगी मुंबई। ओके, तो मतलब एशिया की सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, यह रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें मुंबई टॉप पर रखा गया। अच्छा, निकाली किसने रिपोर्ट? तो टाइम आउट नाम का एक मीडिया ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का। तो इसके द्वारा सिटी लाइफ इंडेक्स को जारी किया गया। एशिया हैप्पीएस्ट सिटी की लिस्ट है ये, और एशिया की अलग अलग सिटीज को इसमें रैंक किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, एटमॉस्फेयर, है ना, फ्रेश एयर, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर इसको निकाला जाता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी है मुंबई, महाराष्ट्र की। अच्छा, टॉप 3 देखें तो मुंबई तो आ गया पहले नंबर पर, सेकंड पर है चाइना का बीजिंग, और थर्ड पर चाइना का शंघाई शहर रखा गया है। टाइम आउट ब्रिटिश मीडिया और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इंग्लैंड के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और यही संस्था एशिया हैप्पीएस्ट सिटी रैंक को जारी करता है। 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा? इस लिस्ट में महाराष्ट्र का मुंबई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए गई थी? तो हाल ही में 2025 में 11 नवंबर को अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है अफ्रीकी देश अंगोला ने। यहां पर भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया गया था, और द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट किया था। 50वां स्वतंत्रता दिवस का यह कार्यक्रम था। आपको पता है, जब भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में गई तो अंगोला जाने वाले भारतीय राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली यात्रा थी। मतलब भारत में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं उनमें से अंगोला जाने वाले ये पहली राष्ट्राध्यक्ष थे इंडिया से। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ओके, अंगोला का स्वतंत्रता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कभी पोर्चुगीज, जिन्हें पुर्तगाली कहा जाता है, इनके कब्जे में था अंगोला, इनका गुलाम था, और फाइनली 11 नवंबर 1975 में पुर्तगालियों से आजादी मिली थी अंगोला को। तो ये 50वां स्वतंत्रता दिवस है अंगोला का, 11 नवंबर 2025 को। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। ठीक है, जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं।
दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा अपनाया गया है? वर्ल्ड का पहला ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी, इसे अपनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। देखिए होता क्या है, न्यूरो टेक्नोलॉजी को यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है। वो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से किसी के भी दिमाग को पढ़ा जा सकता है, दिमाग से कोई भी मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स करते थे। ओके, तो इस तरीके से या दिमाग में बदलाव चेंज भी किया जा सकता है, ये होती है न्यूरो टेक्नोलॉजी। लेकिन आप समझिए, अगर इसका मिसयूज हो जाए, इसका गलत तरीके से यूज किया जाए, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी देशों के बीच में। इसीलिए सुरक्षित और सही तरीके से न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, तो यूनेस्को ने इथिकल स्टैंडर्ड सेट किया है, ग्लोबल इथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरोलॉजी। ये यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल पॉलिसीज बना दी है कि इस पॉलिसी को ध्यान रखकर ही न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ओके, तो जितने भी यूनेस्को के मेंबर है, अब यूनेस्को के अंडर में उनकी जो पॉलिसीज है उसके अंडर में ही न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो ये है ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी। इसे अपनाया है किसने? यूनेस्को ने इसे लागू किया है। तो किसी का माइंड डेटा, सबसे आपको पता है प्राइवेसी वाली चीज है, निजी होता है, गलत हाथों में चला जाए तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सही तरीके से सही चीज में ही यूज किया जाए। जैसे कोई पैरालिसिस किसी पेशेंट को हो गया, तो फिर उसकी ब्रेन मैपिंग के लिए आप न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज करो। डॉक्टर द्वारा न्यूरो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सके, रिसर्च में सेफ प्रयोग किया जा सके, तो इससे रिलेटेड यूनेस्को ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और 12 नवंबर को यह यूनेस्को के जो मेंबर कंट्रीज है उनके मध्य में लागू किया गया। सुपर टाइफून फुंग वोंग किस महासागर में आया है? सुपर टाइफून फुंग वोंग हमको देखने को मिला है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में फुंग वोंग नाम का एक टाइफून आया था, सुपर टाइफून, और इसने फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। फिलीपींस और उसकी कैपिटल मनीला होते हुए यह गुजरा था। फिलीपींस को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। स्पेशली फिलीपींस का एक आइलैंड है लुजोन आइलैंड, यहां पर काफी ज्यादा लैंडफॉल देखने को मिला। इस सुपर टाइफून फुंग वोंग की स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। तूफान के कारण फिलीपींस में 132 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए, काफी लोगों की डेथ भी हो गई, और इसे फिलीपींस में स्थानीय रूप से वहां के जो लोकल लोग हैं उनके मध्य में यू वॉन का नाम भी दिया गया। वैसे ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइफून का नाम है फुंग वोंग। कहां पर आया? तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिला है। ये पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न हिस्सा है, फिलीपींस में इसने लैंडफॉल किया है। फिलीपींस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, मनीला कैपिटल है, और मनीला कैपिटल है, कैपिटल याद रखो। इसके प्रेसिडेंट काफी पहले से काम कर रहे हैं, तो इनको आप छोड़ सकते हो। अभी एक और टाइफून आया था, फिलीपींस को ही इसने प्रभावित किया था, टाइफून कलमेगी। इसमें यह भी फिलीपींस में आया था, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और फिलीपींस में इस तूफान के कारण 66 लोगों की मृत्यु हुई थी लैंडफॉल के कारण। तो टाइफून कलमेगी को भी याद रखिए और टाइफून फुंग वोंग को भी याद रखिए। ये दोनों वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में फिलीपींस को इन्होंने प्रभावित किया। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में कुछ समय पहले एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोथा। ये बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला। भारत में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को इसने प्रभावित किया था। और एक कैरेबियन सी में अभी तक का सबसे बड़ा 75 साल में तूफान आया है, हरिकेन मेलिसा। यह हमको देखने को मिला था कैरेबियन सी में, और इससे जमैका प्रभावित हुआ था। ओके, बेसिक चीजें याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर करंट अफेयर 2026 का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए आ गया है। तो डेली करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता ही हूं। इसके अलावा आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। पैकेज है सिंगल, जहां पर आपको करंट अफेयर की सारी ई बुक्स मिल जाएगी। काफी स्टूडेंट का रहता है कि सर हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ हम कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, और हमको मंथली और ईयरली करंट अफेयर की मैगजीन कहाँ से मिलेगी। तो आप इस सिंगल पैकेज को ज्वाइन कर लीजिए। जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक का कंप्लीट ईयरली पैकेज यहां पर आपको दिया गया है। जितनी भी मेरी करंट अफेयर की मैराथन क्लासेस आती है उन सभी की पीडीएफ, जितनी भी क्लासेस आती है ऑल ओवर सभी की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। ई बुक मिल जाएगी 50+, 200 से ज्यादा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके करंट अफेयर 2026 का
सिंगल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अवेल कीजिए। और कोई भी हर्डल है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। मित्र शक्ति 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जा रही है? पहली चीज तो मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। 2025 में भी इंडिया और श्रीलंका के मध्य में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और इस बार ये 11वां एडिशन है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का। ओके, तो कर्नाटक के बेलगामी में ये 10 नवंबर को शुरू हुई थी एक्सरसाइज और 23 नवंबर 2025 तक ये आयोजित की जाएगी। कहां पर? कर्नाटक के बेलगावी में। दोनों देशों के आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑपरेशन बनाना, है ना, जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ावा देना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इंडिया और श्रीलंका के बीच में यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2012 में शुरू की गई थी। यह पहला एडिशन था 2012 में। फिर 2024 में लास्ट ईयर 10वां एडिशन आयोजित किया गया था मदुरु ओया, यह श्रीलंका का एक प्लेस है, शहर है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था 2024 में। अब 11वां एडिशन 2025 में हो रहा है कर्नाटक के बेलगामी में। मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37th मीटिंग कहां आयोजित की गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पार्टीज है उनकी 37th मीटिंग का आयोजन किया गया हाल ही में केन्या के नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको आयोजित करवाता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का क्योंकि हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पार्टीज है उनकी 37th मीटिंग का आयोजन भी केन्या के नैरोबी में किया गया है। आपको पता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था, यह है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, और यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत संरक्षण पर आज तक का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन 1987 का मॉन्ट्रियल सम्मेलन था, और यहीं पर जिस ट्रीटी को अपनाया गया ओजोन परत संरक्षण के लिए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाती है। अब समय समय पर इसे रिव्यू किया जाता है कि जो सदस्य देश हैं वो सही दिशा में काम कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को हम कम कर पा रहे कि नहीं, ओजोन परत का संरक्षण हो पा रहा है कि नहीं, जो इस ट्रीटी के लॉज हैं वो लागू हो पा रहे हैं कि नहीं, इनको लेकर ये बार बार पार्टीज की मीटिंग होती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पार्टीज की 37th मीटिंग का आयोजन किया गया केन्या के नैरोबी में। सिंपल। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था और 1989 को इससे लागू किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। एनवायरमेंट के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था है जिसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी 1972 में। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में लॉन्ग टर्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? जर्मन वॉच जो कि जर्मनी की एक एनजीओ और रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह काम करने वाली संस्था है, ये पर्यावरणीय मुद्दों पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह काम करती है। ये एक इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। 2026 के लिए एक इंडेक्स लाया गया है और इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है ईयरली कैटेगरी और एक होती है लॉन्ग टर्म कैटेगरी। तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी जो कि 30 साल के डेटा पर आधारित होती है, उसमें इंडिया को इस बार 9th रैंक पर रखा गया है। कौन सी रैंक पर? 9वीं रैंक पर। और जो ईयरली सूची है वो 2024 के डेटा पर आधारित है और इसमें इंडिया को 15वीं रैंक पर रखा गया है। अच्छा, पहले ये समझो कि लॉन्ग टर्म कितने, 30 साल कहां से कहां तक? देखिए 1995 से 2024 ये 30 साल की अवधि का लॉन्ग टर्म डेटा इन्होंने प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज्यादा डिजास्टर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। यही रिपोर्ट है इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। 30 साल में जो लॉन्ग टर्म अवधि है उसमें इंडिया को 9वीं रैंक पर रखा गया। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण जो डिजास्टर आते हैं, भारत 9वां सबसे प्रभावित देश है। जो जितनी रैंक पर ऊपर होगा ना, जैसे 1 2 3, वो उतना ज्यादा प्रभावित होगा। जैसे जैसे रैंक गिरेगी उतना अच्छा है, मतलब उतना कम प्रभावित हो रहा है। तो हम 9th रैंक पर है।
लास्ट ईयर जब ये रैंक आई थी ना 1994 से 2023 के लिए, तब हम 8वें नंबर पर थे लॉन्ग टर्म इंडेक्स में। अब हम 9वें नंबर पर आए हैं, मतलब हमारी रैंक सुधरी है क्योंकि डिजास्टर का खतरा कम हुआ है ना। और एनुअल इंडेक्स लास्ट ईयर का होता है, जैसे ये 2024 का, तो 2024 का जो एनुअल इंडेक्स है उसमें हम 15वीं रैंक पर हैं। लास्ट ईयर 2023 का जो रैंक था उसमें हम 10वें नंबर पर थे। तो यहां पर भी हमारी रैंक सुधरी है क्योंकि डिजास्टर का खतरा कम हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इंडेक्स में हम 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है लॉन्ग टर्म इंडेक्स में डोमिनिका, सेकंड पर म्यांमार और थर्ड पर है होंडुरास। इंडिया 9th प्लेस पर। जर्मन वॉच जर्मनी की एक एनजीओ है ना, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर यह रिसर्च करती है। 1991 में इसकी स्थापना की गई, जर्मनी के बॉन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है? 2025 में बुकर प्राइज दिया गया है डेविड सेजले को। 3 तरीके के प्राइज होते हैं, वैसे 2 आपने हमेशा सुने होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में डिफरेंस यह है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसी बुक को या ऐसी किसी नॉवेल को दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र का अवार्ड है। ऐसी किसी बुक को दिया जाता है जिसकी मूल कृति जो है, जो मेन बुक है, वो इंग्लिश में नहीं हो, किसी और लैंग्वेज में हो। वो वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, हंगेरियन लैंग्वेज हो जाए, लैटिन अमेरिकी देश की कोई लैंग्वेज हो जाए, इंडिया की कन्नड़, तमिल, तेलुगु कोई भी हो जाए। तो ऐसे वर्ल्ड की कोई दूसरी लैंग्वेज में हो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ हो आयरलैंड और यूके में, तो ऐसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज यूके में दिया जाता है। यहां पर बुकर प्राइज की बात हो रही है। इसकी विशेषता है कि भाई मेन बुक इंग्लिश में होना चाहिए और उसका प्रकाशन यूके और आयरलैंड में होनी चाहिए। तो यूके में यह अवार्ड दिया जाता है फिर बुकर प्राइज। तो ये 2 है। एक अभी शुरू किया गया है चिल्ड्रंस बुकर प्राइज, अभी 2025 में 2 महीने पहले अनाउंस किया गया है कि हम देंगे, 2027 में वो पहली बार दिया जाएगा। वो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए अगर कोई फिक्शन और बुक लिखी जाएगी तो उनको दिया जाएगा। उसमें क्या जो रूल है वो ये है कि किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में हो मूल कृति, दूसरी लैंग्वेज में हो तो दूसरी लैंग्वेज में हो, दोनों में चल जाएगा। लेकिन बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में लैंग्वेजेस का डिफरेंस से बता चुका हूं। ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस बुकर प्राइज तो अब 2027 में पहली बार दिया जाएगा, तो अब इसको छोड़ते हैं। बुकर प्राइज की बात हो रही है, ये डेविड सेजले को दिया गया। डेविड सेजले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है, मतलब हंगरी मूल के हैं, वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं। तो इनका एक नॉवेल प्रकाशित हुआ है फ्लैश, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया। डेविड सेजले का 6ठा नॉवेल है फ्लैश, एक इस्तवान नाम के व्यक्ति की, हंगरी व्यक्ति की कहानी है, उसके संघर्षों की कहानी पर फ्लैश आधारित है। तो इसको दिया गया बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए भारत में कन्नड़ भाषा की एक लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया था, उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बानू मुश्ताक की किताब है कन्नड़ भाषा में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दीपा भास्टी ने किया था। तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा चुका है ना। मूल कृति कन्नड़ में थी लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था दीपा भास्टी के द्वारा। ये बुकर प्राइज है डेविड सेजले को दिया गया, हंगरी मूल के ब्रिटिश ऑथर को। बुकर प्राइज 1969 में शुरू हुआ था, जिसकी अभी हमने बात की। 2000 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में शुरू हुआ था और चिल्ड्रंस बुकर प्राइज 2027 में पहली बार दिया जाएगा। ओके, लास्ट ईयर 2024 में बुकर प्राइज सामंता हार्वे को दिया गया था, उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए। ये यूनाइटेड किंगडम की लेखिका है। मंजू बाला, जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का बैन लगाया है, किस खेल से संबंधित है? मंजू बाला बहुत ही फेमस हमर थ्रो की खिलाड़ी है। हमर थ्रो, आप ये मंजू बाला है। हमर थ्रो इस तरीके का होता है, चेन से एक धातु की गेंद बंदी होती है और उसको फेंकना होता है। तो मंजू बाला भारत में हमर थ्रो की खिलाड़ी है। 2014 में एशियन गेम्स, जो कि साउथ कोरिया के इंचॉन शहर में आयोजित किए गए थे, यहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमर थ्रो में। अब इन पर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन के लिए, डोपिंग मामले के उल्लंघन के लिए नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इंडिया के खेलों में अब मादक पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ को नियंत्रित करने वाली ये संस्था है ताकि फेयर तरीके से गेम हो। तो इसने हैमर थ्रो की प्लेयर
ब्रॉन्ज मेडल विनर मंजू बाला पर 5 साल का डोपिंग वायलेशन के कारण बैन लगा है। लास्ट ईयर डिटेक्ट हो गई थी ये, तो 10 जुलाई 2024 के बाद इन्होंने कोई गेम नहीं खेला है, तो 10 जुलाई 2024 से ये बैन लागू माना जा रहा है और मिड 2029 तक ये कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मंजू बाला हमर थ्रो की खिलाड़ी है। नाडा की स्थापना भारत में 2005 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, सेम काम है पर ये इंटरनेशनल संस्था है। हम नाडा की बात कर रहे हैं, 2005 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये आती है। वाडा की स्थापना 1999 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। आगे, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है कैथरीन कॉनोली ने। मैंने आपको बताया था अक्टूबर मंथ में आयरलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। यहां पर कैथरीन कॉनोली, आप इनकी इमेज देखिए, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हासिल की और अब ये आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट बनी है। तीसरी फीमेल प्रेसिडेंट है आयरलैंड की कैथरीन कॉनोली। ठीक है, 2011 से 2025 तक माइकल डी हिगिंस ये आयरलैंड के प्रेसिडेंट के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है कैथरीन कॉनोली ने, 10वें प्रेसिडेंट अब ये बनी है। अक्टूबर 2025 में जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें 63% वोट मिले थे आयरलैंड में कैथरीन कॉनोली को, तो ये 10वीं प्रेसिडेंट बनी आयरलैंड की और तीसरी महिला प्रेसिडेंट। भारत का चर्चित न्योमा एयरबेस कहां पर स्थित है? भारत का चर्चित न्योमा एयरबेस स्थित है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख में एलएसी बाउंड्री से ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर के अंदर में हमको ये देखने को मिल जाएगा। लद्दाख में एलएसी के निकट भारत का एक एयरबेस है, अभी इसको शुरू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी जो एयरफोर्स है उसने शुरू किया है न्योमा एयरबेस को, ताकि एलएसी पर नजर रखी जा सके और किसी भी वॉर की कंडीशन में इंस्टेंट मूव किया जा सके, आर्मी के द्वारा कोई भी ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो लद्दाख में न्योमा एक प्लेस है, यहां पर न्योमा एयरबेस है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस लोकेशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आप समझिए अगर बाउंड्री तक हमारी आर्मी को पहुंचना पड़ेगा, चाइना से कभी युद्ध होता है तो विद इन मिनट हमारी इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी बाउंड्री पर, एलएसी पर। ठीक है, पहले से न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। 2023 में इसमें रिनोवेशन और मॉडिफिकेशन का काम शुरू हुआ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 218 करोड़ की लागत से इसे पूरी तरीके से बना के तैयार किया और अब 2025 में न्योमा एयरबेस शुरू किया गया, लद्दाख में स्थित है। न्योमा के अलावा लेह, कारगिल और थोइस एयरबेस भी आर्मी के एयरफोर्स के लद्दाख में ही देखने को मिलते हैं। एक और एयरबेस आयनी एयरबेस अभी सुर्खियों में था, यह तजाकिस्तान का था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तजाकिस्तान से खत्म हुआ था, इस एयरबेस पर इंडिया की एयरफोर्स का कंट्रोल था, लेकिन हमारा क्योंकि तजाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ 20 साल का, तो हमने आयनी एयरबेस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। यह एयरबेस भी सुर्खियों में था, तजाकिस्तान में स्थित है। भारत की वह एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है जिसे आईयूसीएन ने गुड रेटिंग दी है? भारत की एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे आईयूसीएन ने अभी गुड रेटिंग दी है, यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए आईयूसीएन जो है ना, जो रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, यह समय समय पर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिव्यू करता है वर्ल्ड के सभी देशों में, और रिव्यू करता है आईयूसीएन और देखता है भाई कि किस में किस चीज की जरूरत है, ये रखरखाव देश सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में रेटिंग देता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बेस पर भारत का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, आंसर ले लिया, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम में, इसे गुड रेटिंग दी गई है आईयूसीएन के द्वारा। देखिए 4 कैटेगरी में अगर साइट की कंजर्वेशन की स्थिति अच्छी है तो गुड रेटिंग दी जाती है, साइट की कंजर्वेशन की स्थिति तो ठीक है पर सुधार की जरूरत है तो गुड विथ सम कंसर्न की रेटिंग दी जाती है। फिर सिग्निफिकेंट कंसर्न की रेटिंग दी जाती है जब साइट पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और एक चौथी होती है क्रिटिकल, जब साइट की स्थिति बहुत खराब है कि भैया तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो फिर ये चौथी कंडीशन है। अभी गुड की रेटिंग दी है भारत की एक नेचुरल
वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, यह है काजीरंगा काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क। 2016 में मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया था। भारत की फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एकमात्र यही है जो मिक्स्ड कैटेगरी दोनों में। सिक्किम में है, 1784 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह है मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की, तो जिसे गुड की रेटिंग दी है IUCN ने। भारत में वर्तमान में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 36 है कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड हेरिटेज साइट। और वो मिक्स्ड कौन सी है? काजीरंगा, है ना। भारत में फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 घोषित की गई थी पहली बार, अजंता एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, है ना। तो ये 3 एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी पहली बार। लेटेस्ट 2025 में बनी है 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठाओं के किले। 12 किले हैं, 11 महाराष्ट्र में, 1 है तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट। तो ये 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया भारत की 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल ही में नोबेल विनर जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। उन्होंने किस चीज की खोज की थी? जेम्स वॉटसन जो कि यूएसए से हैं, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र का इनको नोबेल दिया जा चुका है। इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की थी। ठीक है, तो ये हैं जेम्स वॉटसन, 97 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस। इनको 1953 में इन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा था। इसीलिए 1962 में 2 तो लोग जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इनको, और एक और तीसरे व्यक्ति थे, उन्होंने भी किसी की खोज की थी, मॉरिस विल्किंस। इन तीनों को 1962 में मेडिसिन का नोबेल दिया गया था। तो जेम्स वॉटसन का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, डीएनए आप जानते हैं हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से ही डिसाइड होता है आंखों का रंग क्या होगा, बालों की प्रकार कैसा होगा, हाइट, स्किन कलर, ये सब डीएनए पे बेस्ड होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ये किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। आपको पता है भारत में 4 साल में बाघ जनगणना की जाती है। इसके पहले 2022 में हुई थी, अब 2026 में होगी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड वाइल्ड लाइफ सर्वे है ये। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इस सर्वे को करेगा। टाइगर की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वैसे सर्वे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर रही है, लेकिन इसका सहयोग करेगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये मिलकर करेंगे भारत में टाइगर जनगणना। इस सर्वे में 2 साल से छोटे टाइगर को काउंट नहीं किया जाएगा, केवल बड़े टाइगर पर सर्वे किया जाएगा। 2022 में जब सर्वे किया गया था ना, 4 साल में होती है बाघ गणना, तो 2022 में 3682 टाइगर देखने को मिले थे इंडिया में। पूरी दुनिया का 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में। स्टेट वाइज देखिए तो सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है, 785, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सेकंड पर कर्नाटका और तीसरे पर आता है उत्तराखंड। टाइगर रिजर्व वाइज अगर हम सबसे ज्यादा देखें टाइगर कहां है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में है, 260 टाइगर है। वैसे स्टेट पूछा जाएगा तो एमपी है टाइगर स्टेट। 785 टाइगर है 2022 की टाइगर जनगणना के अकॉर्डिंग। पहला फीफा पीस प्राइज कब दिया जाएगा? फीफा ने एक नया प्राइज अनाउंस किया है, फीफा पीस प्राइज। यह दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ 5 दिसंबर 2025 को पहली बार। ऐसे किसी भी व्यक्ति को या खिलाड़ी को जिन्होंने शांति के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी यूएसए में वर्ल्ड कप ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। यह क्या होता है? वर्ल्ड कप ड्रॉ में क्या होता है कि फीफा का जो आने वाला इवेंट है, स्पेशली वर्ल्ड कप, उसमें कौन कौन सी टीमें होगी, किन किन ग्रुप्स में खेलेगी, इन सब के बारे में फाइनल ड्राफ्ट दिया जाता है। तो यहीं पर वर्ल्ड कप ड्रॉ में पहली बार फीफा पीस प्राइज को अनाउंस करेगा
5 दिसंबर 2025 को, नेक्स्ट मंथ है। जब मिल जाएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर होना है 2026 में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से। 11 जून को शुरू होगा, 19 जुलाई तक ये चलेगा। 48 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। अब देखिए 3 देशों में हो रहा है तो 3 मैस्कॉट अनाउंस किए गए हैं। कनाडा से एक मैपल, कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, मैपल मैस्कॉट है। जायू एक मैस्कॉट है जो कि मैक्सिको को रिप्रेजेंट करता है, और क्लच एक मैस्कॉट है जो कि यूएसए को रिप्रेजेंट करता है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल मनाया जाता है 9 से लेकर 15 नवंबर तक। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस चीज की अवेयरनेस फैलाना कि साइंस का डेवलपमेंट, साइंस की उन्नति ही पीस को लाने में सहायक है। जैसे जैसे ह्यूमन साइंस आगे बढ़ता है, दुनिया में पीस स्टेब्लिश होता है, शांति स्थापित होती है। इस बारे में लोगों को मैसेजिंग करना, लोगों को अवेयर करना, साइंस और पीस के बीच में रिलेशन को बताना, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को मनाए जाने का। यह हर साल मनाया जाता है 9 से लेकर 15 नवंबर तक। पहली बार 1986 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस मनाया गया था। ठीक है, और इसकी सफलता के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1988 में इसे मान्यता दी थी। तो इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब मनाया जाता है? 9 से लेकर 15 नवंबर तक। एक्सरसाइज मालाबार 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास से, मिलिट्री एक्सरसाइज से एक्सरसाइज मालाबार, इसका आयोजन किया जा रहा है गुआम आइलैंड पर। गुआम आइलैंड यूएसए का आइलैंड है जो कि हमको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। अगर हमारे पास मैप हो, ये पैसिफिक ओशियन है, फिलीपींस अभी हमने देखा था, ये पपुआ न्यू गिनी, इसके नीचे आ जाएगा पपुआ न्यू गिनी के दक्षिण में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में आप आएंगे, पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड एक ओवरसीज टेरिटरी है यूएसए की। यहीं पर एक्सरसाइज मालाबार 2025 का आयोजन 10 से लेकर 18 नवंबर तक किया जा रहा है। ठीक है, 10 से लेकर 18 नवंबर तक गुआम में एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया जा रहा है। क्वाड देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड देशों के बीच में यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है ताकि पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में पीस को बनाया जा सके। तो इस उद्देश्य से यह एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में आयोजित होती है। इंडिया की ओर से आईएनएस सह्याद्री ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। 2 फेज में इसका आयोजन किया जा रहा है, हार्बर फेज और सी फेज, दोनों 2 फेज हैं इस एक्सरसाइज के। मालाबार एक्सरसाइज 2025 आयोजन गुआम आइलैंड पर, जो कि कहां पर है? यूएसए का आइलैंड है, पैसिफिक ओशन। आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज वैसे शुरू इंडिया और यूएसए ने की थी। केवल 1992 में इंडिया और यूएसए ने शुरू की एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में। 2015 में इसमें जापान जुड़ता है और फाइनली 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड होता है। तो फिर इस तरीके से एक्सरसाइज मालाबार में अब क्वाड के 4 देश आ जाते हैं। अभी 11 से लेकर 15 नवंबर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन भारत की तीनों आर्म्ड फोर्स ने किया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको भी याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन कहां किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में, हमारी तीनों आर्म्ड फोर्स के द्वारा। डायटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूएसए का एक ऐसी इंग्लिश में प्रकाशित हुई ऐसी बुक जिसका प्रकाशन यूएसए में हुआ हो। ठीक है, ऐसी बुक को डायटन पीस प्राइज लाइफ अवार्ड दिया जा सकता है। 3 कैटेगरी में दिया जाता है। यहां पर क्वेश्चन हमारा डायटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में। तो यह अवार्ड 2025 में दिया गया सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ऑथर है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह है सलमान रुश्दी। तो डायटन पीस प्राइज 2025 के विनर्स अनाउंस किए गए। यूएसए का पहला और एकमात्र एनुअल लिटरेरी अवार्ड है डायटन पीस प्राइज। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। फिक्शन कैटेगरी में यह अवार्ड केवी अकबर को दिया गया। मार्टर इनका एक नॉवेल है, इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला।
सेकेंड नॉन फिक्शन विनर है सुनील अमृत, द बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री, इसके लिए सुनील अमृत को यह अवार्ड दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, ये दिया गया सलमान रुश्दी को। डेटन पीस प्राइज यूएसए में प्रकाशित किसी बुक या नोवेल को दिया जा सकता है जो सबसे पहले यूएसए में प्रकाशित हुई हो। 2006 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई। ऐसी किताब को दिया जाता है जिसने पीस, सोशल जस्टिस, है ना, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इनको बढ़ाने के लिए बात की हो या काम किया। तो ऐसी बुक को 2006 से दिया जा रहा है। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज फाउंडेशन, यूएसए का फाउंडेशन है, ये इस अवार्ड को देता है। 10,000 अमेरिकन डॉलर इसकी राशि है। हर कैटेगरी में 10,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में सलमान रुश्दी को दिया गया। इंडियन ओरिजिन के नॉवलिस्ट हैं, यूके यूएस की इनके पास सिटीजनशिप है। इनको बुकर प्राइज 1981 में दिया जा चुका है और पेन पिंटर प्राइज 2014 में दिया गया था सलमान रुश्दी को। इनकी बुक्स में एक अभी रिलीज हुई थी, इन पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर 2024 में प्रकाशित हुई थी। द सैटनिक वर्सेस 1988 में प्रकाशित हुई थी और मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी एक बुक है जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी। द मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था 1981 में। स्मार्ट एग्जाम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्मार्ट एग्जाम एप्लीकेशन असम राज्य में लॉन्च किया गया। असम में वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट अपडेशन देने के लिए, लोगों को डिजास्टर के बारे में लोगों को अपडेट देना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन लोगों को दिया जा सके असम के लोगों को, इसलिए स्मार्ट एग्जाम एप्लीकेशन असम राज्य में लॉन्च किया गया। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे डेवलप किया गया। ऐप का उद्देश्य असम में डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। इस एप्लीकेशन पर कोई भी लैंडफॉल होता है, कोई भी बाढ़ आ जाती है, अगर कभी भूकंप आ जाता है, तो इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिजास्टर की इस पर अवेलेबल होगी। अलर्ट भी भेजेगा किसी भी डिजास्टर आने के पहले और रिलीफ इंफॉर्मेशन भी यह एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। तो स्मार्ट एग्जाम एप्लीकेशन ये असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दया प्रकाश सिन्हा लिटरेचर और थिएटर के क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया। दया प्रकाश सिन्हा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उम्र ज्यादा थी। एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से आते थे ये। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। सिविल सर्वेंट, बहुत ही फेमस राइटर, ड्रामाटिस्ट या ड्रामाटिस्ट, बहुत ही फेमस मतलब नाटककार, जो ड्रामा करते हैं ना, मंचों पे मंचन करते हैं चीजों को लेकर, तो ये थे ऑथर और नाट्यकार, आप इनको बोल लीजिए। इनको पद्मश्री 2020 में दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में दिया गया था, और बाकी छोटे मोटे अवार्ड काफी दिए गए, पर पद्मश्री सबसे बड़ा अवार्ड है 2020 में। ठीक है, तो कौन है ये? दया प्रकाश सिन्हा, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सम्राट अशोक, सिद्धियां, कथा एक कंस की, इतिहास चक्र, ये सारी इनकी ही बुक है। वैद्येश्वरन राजा रमन जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैद्येश्वरन राजा रमन कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से संबंधित थे, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको पता है भारत में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के अग्रदूत कहे जाते हैं। तमिलनाडु राज्य से आते हैं भारत में, अभी इनका बेंगलुरु में निधन हुआ है, रहने वाले तमिलनाडु के थे। वैद्येश्वरन राजा रमन, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से संबंधित, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के अग्रदूत। ठीक है, इनकी कंप्यूटर साइंस पर एक किताब है बहुत ही फेमस, जो आज भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये इन्हीं की लिखित बुक है। कौन है ये? वैद्येश्वरन राजा रमन, तमिलनाडु से आते हैं, कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन के जनक, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से संबंधित। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1976 में दिया गया था और पद्म भूषण 1998 में दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। विनबैक्स सैन्य अभ्यास का 6th एडिशन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज,
इंडिया और वियतनाम के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इंडिया और वियतनाम के बीच में इस बार ये 6th एडिशन वियतनाम के हनोई में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बार विनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत भारत और वियतनाम के बीच में 2018 में की गई थी। तब पहली बार यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया। हर साल नॉर्मली आयोजित होता है, लेकिन कोविड के कारण बीच में मिस भी हुआ है। 5वां एडिशन लास्ट ईयर 2024 में हुआ था हरियाणा के अंबाला में, और अब 6th एडिशन आयोजित किया जा रहा है हनोई वियतनाम में। इंडिया और वियतनाम के मध्य में विनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। विगुलू नचेम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? विगुलू नचेम्बा तंजानिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी कुछ समय पहले ही आपको पता है तंजानिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, और तंजानिया में सामिया सुलू हसन की पार्टी जीत कर आई थी एक बार फिर से, और सामिया सुलू हसन तंजानिया में बनी एक बार फिर से प्रेसिडेंट, और अब इन्होंने तंजानिया का पीएम बनाया है विगुलू नचेम्बा को। ये 12वें पीएम है तंजानिया के। इनके पहले कासिम मजालीवा तंजानिया के पीएम के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है नचेम्बा ने। ठीक है, तंजानिया अफ्रीकी देश है, पूर्वी अफ्रीकी देश, जिसकी कैपिटल है डोडोमा। सामिया सुलू हसन इसकी प्रेसिडेंट है, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुई है, और विगुलू नचेम्बा अब होगा इसके प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था ना अभी कुछ समय पहले, उसमें सामिया सुलू हसन जो कि प्रेसिडेंट है तंजानिया की, इन्होंने 98% वोट प्राप्त किए थे। 2021 से ये वैसे प्रेसिडेंट का पद होल्ड कर रही है, लेकिन 2025 में एक बार फिर से रीइलेक्ट होकर आई है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की प्रेसिडेंट, और नए पीएम कौन बने? विगुलू नचेम्बा। लास्ट क्वेश्चन, हर साल संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? एक टूरिज्म फेस्टिवल के रूप में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। एक टूरिज्म फेस्टिवल है मणिपुर का। मणिपुर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये हर साल आयोजित करता है संगाई फेस्टिवल को। इस बार ये 21 से लेकर 30 नवंबर तक मणिपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जारी किया है। मणिपुर में कल्चर और टूरिज्म के बारे में लोगों को अवेयर करना, देश विदेश में मणिपुर के कल्चर को प्रमोट करना, टूरिज्म को आकर्षित करना, यह मुख्य उद्देश्य है संगाई फेस्टिवल को मणिपुर में आयोजित किए जाने का। ठीक है, मणिपुर का एक संगाई डियर है, हिरण की एक प्रजाति है, इसी के नाम पर संगाई फेस्टिवल का नाम पड़ा है। यहां पर जब फेस्टिवल होता है ना तो मणिपुर के स्थानीय लोग डांस, ड्रामा, सिंगिंग और दूसरे फंक्शन करते हैं और संगाई फेस्टिवल को आयोजित करते हैं। संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये जो हिरण की प्रजाति है वो केवल मणिपुर में देखने को मिलती है, संगाई हिरण केवल मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, और इसी के नाम पर संगाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में, जो कि मनाया जाएगा नवंबर के लास्ट में। डन। तो यहां पर हमने 10 से लेकर 16 नवंबर तक सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में। आई होप सेशन पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और करंट अफेयर 2026 के ईयरली पैकेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।